ओके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, विल्सन डिजीज़। ठीक है, तो मेरे साथ कम से कम 35-40 मिनट्स रहो, तो एटलीस्ट हम विल्सन डिजीज़ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद करें साथ में, जिससे हमें एग्ज़ाम में उनको सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ को पढ़ने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमको क्या याद रखना है? हमको सबसे पहले विल्सन डिजीज़ को पढ़ने से पहले याद रखना है कि हमारी बॉडी में टोटल कॉपर कितना होता है। अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि टोटल कॉपर कितना होता है बॉडी में, तो आपको एक तो उसका डाटा याद होना चाहिए। तो आप हमेशा इसको याद रखो, 50 से लेके 50 to 100 मिलीग्राम के करीब होता है। ठीक है, तो ये वाला फैक्ट्स एक तो बिल्कुल याद रख लो कि टोटल कॉपर कितना होता है बॉडी में, तो 50 to 100 मिलीग्राम होता है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको जो बिल्कुल क्लियर रखना है कि कितना कंजप्शन पर डे, मतलब टोटल कॉपर कितना कंजम्पशन है पर डे। तो एक तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी याद रख लो कि 2 से 5 मिलीग्राम चाहिए पर डे के हिसाब से। ठीक है, ये नॉर्मल कहानी है हमारी बॉडी की। अब अपन विल्सन डिजीज़ के बारे में अगर समझे मेन फैक्ट, तो मेन फैक्ट क्या है विल्सन डिजीज़ के बारे में? मेन फैक्ट विल्सन डिजीज़ के बारे में ये है कि इसमें इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी क्या है। मेन पैथोफिजियोलॉजी क्या है? इसकी मेन पैथोफिजियोलॉजी है डिफेक्टिव इन हिपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन। ये वाले पॉइंट को बिल्कुल बाय हार्ट कर लो, याद करो, इसको 2 बार बोलो साथ में, डिफेक्टिव इन हिपेटिक बिलियरी एक्सक्रीशन। मतलब विल्सन में कुछ ऐसा है कि वो लीवर से कॉपर को एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, मतलब बाहर नहीं निकाल पा रहा। तो हमको याद रखना है डिफेक्टिव इन हिपेटिक बिलियरी एक्सक्रीशन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हमको क्लियर रखना है। अब हम पहले नॉर्मल फंडा समझेंगे, फिर हम इस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये गट है। ठीक है, सपोज करो ये गट है। ठीक है, गट है, मान लीजिए ये लीवर है। ठीक है, ये लीवर है। ठीक है, और ये मान लीजिए कोई टिश्यू है बॉडी का, सिंपल। ये मान लीजिए कोई टिश्यू है, ये मान लीजिए लीवर है, और ये मान लीजिए गट है। तो कॉपर जो होता है वो यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, लीवर में गया। ठीक है, और कॉपर जब लीवर में गया, अब ये लीवर में यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं। उस ट्रांसपोर्टर में यहाँ पे एक जीन होता है, ट्रांसपोर्टर जो होता है, इसकी मदद से, इस ट्रांसपोर्टर की मदद से ये कॉपर जो होता है ये टिश्यू तक आता है। ठीक है, ये यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, उस ट्रांसपोर्टर की मदद से ये टिश्यू तक आता है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसपोर्टर होता है, इसके लिए जो मेन जीन होता है, जो हमको याद रखना होता है कि भाई कौन सा जीन होता है जो सबसे मेन होता है। तो ये जो नॉर्मली जो जीन होता है जो इस ट्रांसपोर्टर को मदद करता है इस कॉपर को ट्रांसपोर्ट करने में, जिसको हम बोलते हैं हिपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन, उस जीन का नाम आपको याद रखना है ATP7B जीन। ATP7B जीन। अब इसको कैसे याद रखेंगे? बहुत आसान है, एग्जाम में बहुत बार कंफ्यूजन होता है। एक ऐसा ही सेम अपन बीमारी पढ़ेंगे अभी ATP7A के बारे में। ठीक है, बट अभी हमको क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है जिसमें गड़बड़ी हो सकती है, उस जीन का नाम आपको याद रखना है ATP7B जीन। ठीक है, अब आप एग्जाम में इसको कैसे याद रखोगे भाई? ATP7B कैसे याद रखोगे? तो इसके लिए एक तरीका है कि जो विल्सन है, ये जो विल्सन है ना, विल्सन एक बड़े इंसान का नाम है। विल्सन कैसा है? विल्सन का नाम, विल्सन एक बड़ा इंसान है, बड़ा है। ठीक है, विल्सन बड़ा है, तो अगर विल्सन की बीमारी है तो W से विल्सन है, विल्सन बड़ा है, तो ATP7 तो सबको याद रहता है, कंफ्यूजन होता है A लगाऊं या B लगाऊं। तो विल्सन एक बड़ा इंसान है, तो अपने को याद रखना है ATP7B जीन की दिक्कत होती है। हम ये क्यों बार बार हम इस पे क्यों इन्फोर्स कर रहे हैं इतना कि ATP7B है या ATP7A है? क्योंकि ऐसी एक और बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम होता है मेनकीज डिजीज। ठीक है, ऐसी की ऐसी एक सिमिलर बीमारी होती है, उसके बारे में आप यहाँ पे एक नोट बना के इसको याद रख लो कि जो आपको दिक्कत नहीं आए। उस बीमारी का नाम है मेनकीज डिजीज। ठीक है, सिमिलर बीमारी होती है। मेनकीज डिजीज में क्या होता है मेनली? मेनकीज डिजीज में दिक्कत ये है साहब, इसमें तो हिपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन में दिक्कत थी विल्सन में, पर मेनकी में क्या दिक्कत है? मेनकी बीमारी क्या करता है कि गट से एब्जॉर्प्शन होने में दिक्कत है कॉपर की, मतलब गट से जो कॉपर है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है ट्रांसपोर्टर डिफेक्ट होने के कारण। ठीक है, तो
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन कैसे याद रखेंगे इसको, बड़े सिंपल तरीके से याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए ये गट है, ठीक है, ये गट है, ये मान लीजिए लीवर है, वही वाली कहानी से। अब यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर था, उसकी मदद से ये गट के इस ट्रांसपोर्टर की मदद से जो जीन इसको डिराइव करता है उसकी मदद से कॉपर एब्जॉर्ब होकर लीवर में जाता है, ठीक है। बट इसमें क्या हुआ, इस ट्रांसपोर्टर में दिक्कत हो गई, इस जीन में दिक्कत हो गई, तो कॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। और इस वाले ट्रांसपोर्टर के लिए हम आंसर हमेशा याद रखते हैं ATP7A जीन। इसीलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा था कि 7 और 7B में एग्जामिनर घुमाता है। याद तो रहता है ATP, पर वहाँ एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं 7A आंसर लगाऊं कि 7B आंसर लगाऊं, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ATP7B अपने को समझ में आ गया है ना कि विल्सन एक बड़ा इंसान है, विल्सन एक बड़ा इंसान है, तो हमको याद रखना है ATP7B के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको कैसे याद रख सकते हैं ATP7A को, तो अगर जो मिंकी है ना, मिंकी डिजीज में क्या होता है, जैसे इसका मैं एक और तरीका बताता हूं कि जैसे विल्सन एक बड़ा इंसान है, तो विल्सन जो बीमारी होती है वो क्यों होती है, तो इसमें क्या होता है, कॉपर जो होता है एक्सेस हो जाता है। इसमें क्या होता है, कॉपर एक्सेस हो जाता है। क्यों एलसी एक्सेस हो गया, क्योंकि हिपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन में दिक्कत है, हेपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन में दिक्कत है, ये वाले पार्ट में दिक्कत है, तो कॉपर एक्सेस हो गया, मतलब लीवर में कॉपर इकट्ठा हो रखा है और ये बाहर नहीं आ पा रहा है। विल्सन बड़ा इंसान है, तो बड़ा इंसान है तो उसमें कॉपर भी ज्यादा मात्रा में है। मिंकी एक छोटी बच्ची है, ये मान लो विंकी छोटी बच्ची है, तो मिंकी में क्या हो रहा है, कॉपर डेफिशिएंसी की बीमारी है। जैसे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे में बोलते हैं कोई न्यूट्रिशन की कमी है, इसमें ये डेफिशिएंट है, तो मिंकी एक छोटी बच्ची है जिसमें कॉपर डेफिशिएंसी की बीमारी है। क्यों डेफिशिएंसी, क्योंकि गट से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो डेफिशिएंसी की बीमारी है। जीन का नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, ATP7A और ATP7B, बी से बड़ा आपका विल्सन डिजीज, ठीक है। तो ये बेसिक हमको एक तो पहले क्लियर होना चाहिए। अब एक और सवाल आया कि बहुत बार एग्जामिनर और एग्जाम में क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछते हैं कि ATP7B जीन कहां पे लोकेट होता है, तो क्रोमोसोम नंबर आप कैसे याद रखेंगे। तो चलो ये तो सब बता देते हैं कि हाँ सर 13 नंबर का क्रोमोसोम याद कर लो। अब वहां पे 4 ऑप्शन आते हैं, 11, 12, 13, 14, तो अब एग्जाम में कंफ्यूजन हो गया। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप एक बार वहां पे एग्जाम में विल्सन डिजीज का नाम अगर आपको लिखते आता है तो आपका काम बहुत आसान हो गया, ठीक है। एक बार आप वहां पे नाम दिमाग में रख लेना विल्सन। अब एक बार लेटर काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 है ना। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, हाँ अच्छा, इसमें मैंने गड़बड़ी कर दी कि इसमें WIL है, ठीक है, WIL है, तो W एक, देखो इस नाम को एक बार इस लेटर को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये हो गए। तो अपने को इसके नाम काउंट कर लिए तो अपने को पता लग गया कि कौन सा क्रोमोसोम है, 13 नंबर का क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये अपने को एक तो क्रोमोसोम के बारे में याद हो गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम डन हो गया, हमें ये पता लग गया कि अगर मिंकी क्योंकि मिंकी के बारे में हमको क्या पता है, मिंकी के बारे में हमको इतना तो पता है कि मिंकी में कॉपर की कमी हो रही है ना। मिंकी छोटी बच्ची है तो उसमें कॉपर डेफिशिएंसी है, और विल्सन बड़ा इंसान है तो उसमें कॉपर एक्सेस है। क्यों एक्सेस है, क्योंकि डिफेक्ट हो रहा है हिपेटोबिलियरी एक्सक्रीशन में, मतलब लीवर से ये बाहर जाने में दिक्कत है। अब सवाल आया कि लीवर से अगर कोई चीज़ बाहर आई तो ये टिश्यू तक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड है, तो किसकी मदद से ये टिश्यू तक जाता है, तो हमको याद रखना है एक प्रोटीन का नाम, मान लीजिए उसका नाम है सेल्यूलो, क्या नाम याद रखना है हमको, सेल्यूलोप्लाज्मिन के बारे में, ठीक है। सेल्यूलोप्लाज्मिन कुछ नहीं होता है, एक कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन होता है, कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन है और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉपर बाइंडिंग प्रोटीन मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही लीवर के बाहर जैसे ही कॉपर आया तो तुरंत ब्लड में हमारा सेल्यूलोप्लाज्मिन आता है, वो सेल्यूलोप्लाज्मिन इस कॉपर को पकड़ के इस टिश्यू तक लेके जाता है, तो ये काम होता है सेल्यूलोप्लाज्मिन का। तो ये काम एक तो हमको आना चाहिए कि सेल्यूलोप्लाज्मिन क्या करता है, कुछ नहीं करता, जो लीवर के बाहर
लीवर के बाहर कॉपर आया, उसको ब्लड में इस सेलुलर प्लाज्मिन की मदद से वो टिश्यू तक जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट अगर अपना बेसिक क्लियर है तो फिर अपन आगे मूव करते हैं। ठीक है, तो विल्सन के बारे में इतने एटलीस्ट पॉइंट अपने को याद रखना है। ठीक है, अच्छा, मिंकी डिजीज के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि 2 क्लिनिकल फीचर एटलीस्ट याद रख लो। मिंकी डिजीज के बारे में क्या याद रखोगे? अगर मिंकी डिजीज के बारे में आपको याद होगा सिर्फ 2 क्लिनिकल फीचर। एक क्लिनिकल फीचर क्या है आपका? किंकी हेयर। मिंकी है तो किंकी हेयर। ठीक है, किंकी हेयर एंड मेंटल रिडार्टेशन देखने को मिलता है। मेंटल रिटार्डेशन हमको देखने को मिलता है मिंकी बीमारी में। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट एक तो हमको क्लियर होना जरूरी। ओके, चलो जी, अब आगे अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया तो बढ़िया है। अब अच्छा, एक और मैं पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करा देता हूँ, है ना। अगर हमारे पास सवाल आता है विल्सन डिजीज का अगर सवाल आता है तो बहुत बार जेनेटिक पार्ट पूछ लेते हैं कि भाई ये किस तरह की जेनेटिक बीमारी है विल्सन, है ना। तो विल्सन के बारे में हमको क्या पता होना चाहिए, किस प्रकार की जेनेटिक बीमारी है। हमको मिंकिस डिजीज के बारे में पता होना चाहिए कि किस प्रकार की जेनेटिक बीमारी है। तो मैं इसके लिए एक तरीका बताता हूं जो याद रखना है कि जो विल्सन डिजीज है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है। ऑटोसोमल रिसेसिव बीमारी है, ठीक है। और जो मिंकी है वो एक एक्स लिंक रिसेसिव बीमारी है। अब सवाल आया, आप इसको कैसे याद रख पाओगे एग्जाम में, मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपन इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई जो आपकी ये विल्सन डिजीज है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव बोल रहे हैं, ठीक है। और हम मिंकी को क्या बोल रहे हैं, एक्स लिंक रेसेसिव बोल रहे हैं। तो हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। देखो इसका एक निमोनिक में बताता हूँ। ओटो में विल्सन बैठा और वो रीवा चले गया, ठीक है। ओटो मतलब ऑटोसोमल, विल्सन बीमारी का नाम, आर से रेसेसिव मतलब रीवा। तो ओटो विल्सन, जो ओटो कहाँ बैठा, मतलब कि सॉरी विल्सन कहाँ बैठा, ऑटो में बैठा। तो विल्सन ऑटो में बैठ के रीवा चले गया, विल्सन ऑटो में बैठा और रीवा चले गया। तो ए से ऑटोसोमल, आर से रिसेसिव, ठीक है। मिंकी, देखो मिंकी का तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्स लिंक रिसेसिव, इसका कुछ है नहीं ज़्यादा निमोनिक, पर हाँ आप एटलीस्ट विल्सन को ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब अपन एक मेन पॉइंट की तरफ आते हैं जो और इम्पोर्टेंट है। वो क्या है, देखो बहुत बार अगर हमको ये वाले बेसिक फंडे क्लियर है तो हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। अब जनरली हम इसके अगर कुछ क्लिनिकल फीचर्स पे आएंगे, जैसे मान लीजिए अगर मैं कुछ क्लिनिकल फीचर्स पे आता हूँ तो हमको एटलीस्ट इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आना चाहिए। तो हमको इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या क्या याद होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहला पार्ट, इसके बारे में इसका जो प्रेजेंटेशन होता है जनरली विल्सन डिजीज का, या तो बोलता है कि 5 साल के बाद होगा, है ना, 5 साल के बाद होगा, या हो सकता है 40 साल के पहले पेशेंट के क्लिनिकल फीचर्स आने लग जाए। ये 2 बात इसमें इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम इसमें ये बोलते हैं कि सबसे पहले जो पेशेंट आते हैं हमारे पास उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट, अगर जैसे मान लीजिए ये हमने पढ़ा कि जो शुरू के 10 साल हैं इस पेशेंट के, मान लीजिए फर्स्ट 10 ईयर ऑफ लाइफ जो है इस पेशेंट की, उसमें इन पेशेंट्स में क्रोनिक हिपेटाइटिस डेवलप होता है। क्रोनिक हिपेटाइटिस डेवलप होता है, ठीक है। क्या डेवलप होता है, क्रोनिक हिपेटाइटिस। इस बात को याद रखो, फर्स्ट 10 ईयर ऑफ लाइफ में क्या डेवलप होता है, तो क्रोनिक हिपेटाइटिस डेवलप होता है। बट अगर आपने वायरल मार्कर कराया इस पेशेंट के, आपने कहा कि ठीक है हिपेटाइटिस हो सकता है, अपन वायरल मार्कर करवाते हैं, आपने वायरल मार्कर करवाए तो वायरल मार्कर इस पेशेंट में नेगेटिव आ गए। वायरल मार्कर क्या हुआ, इस पेशेंट में नेगेटिव आ गए। अब हमको पता है क्रोनिक हिपेटाइटिस पहले डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे क्या डेवलप, और क्यों हो रहा था, कॉपर, ये कॉपर जो है यहाँ पे इकट्ठा हो रखा है लीवर में, ये कॉपर इकट्ठा हो रखा है लीवर में, क्योंकि इस डिफेक्टिव हो रखा है, हिपेटो बिलियरी एक्सक्रीशन में डिफेक्टिव हो रखा है। क्यों डिफेक्टिव हो रखा है, क्योंकि ATP7B जीन में दिक्कत है। ये किस तरह की बीमारी है, विल्सन ऑटो से रीवा गया था, तो ऑटोसोमल रेसेसिव बीमारी है। तो ये वाले पार्ट याद रखना है, ठीक है। अब क्रोनिक हिपेटाइटिस डेवलप हो गया, फिर धीरे धीरे क्या होता है, सिरोसिस होता है। अब सिरोसिस भी हमको पता है 2 प्रकार का होता है। पहले क्या होता है, किसी भी इंसान में सिरोसिस अगर होगा तो सिरोसिस कैसा है, कंपनसेटेड सिरोसिस है,
पहले पेशेंट में डेवलप हुआ सिरोसिस कंपनसेटेड वाला। कंपनसेटेड को कैसे पहचानोगे कि कंपनसेटेड है? कंपनसेटेड सिरोसिस में क्या होता है, जनरली दो फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती है। एक आप बोल सकते हो वो हाथों में जो देखने को मिलता है उसको बोलते हैं अपन क्या, ड्यूपिट्रिन कॉन्ट्रैक्चर। कंपनसेटेड सिरोसिस में हमको 2 पॉइंट्स याद रखने हैं। एक पॉइंट का क्या नाम है, ड्यूपिट्रिन कॉन्ट्रैक्चर, ठीक है। तो हमको एक तो ये वाला पार्ट याद रखना है, और दूसरा अगर सिरोसिस में बोलोगे तो आपको हो सकता है स्पाइडर नेवी देखने को मिले, तो स्पाइडर नेवी की एक बार इमेज देख लेना, ठीक है, और ड्यूपिट्रिन कॉन्ट्रैक्चर की भी एक बार इमेज देख लेना, दोनों की इमेज देख लेना। तो ये दोनों ही एक कंपनसेटेड सिरोसिस के फीचर है। अभी यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ इस पेशेंट का ट्रीटमेंट वगैरह, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो कंपनसेटेड है किस में चले जाएगा, ये डीकंपनसेटेड सिरोसिस में जाएगा। किस में जाएगा, डीकंपनसेटेड सिरोसिस में। और अगर डीकंपनसेटेड सिरोसिस में गया, डीकंपनसेटेड सिरोसिस में गया, तो उसमें पेशेंट्स में कैसे मैनिफेस्टेशन आएंगे? हो सकता है कि वो जो पेशेंट है उसमें असाइटिस डेवलप हो, ठीक है, हो सकता है उस पेशेंट में कैप्यूट मेड्यूसा डेवलप तो हमें ये दोनों पॉइंट्स याद रखने की, डीकंपनसेटेड में हो सकता है असाइटिस डेवलप हो सकता है कैप्यूट मेडूसा डेवलप तो ये रही बात थोड़े इसके फीचर्स की, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या फीचर्स होते हैं और क्या क्या इनमें देखने को मिल सकता है? हो सकता है हमको एग्जामिनर क्या करे, हमसे ये पूछ ले कि इसमें किस प्रकार का अनीमिया होता है ना। इसमें क्या होता है कि पेशेंट हो सकता है, पेशेंट जो होता है वो पैलोर देखने को मिलता है ना। तो पेशेंट कैसा देखने को मिल सकता है? हो सकता है पैलार देखने को मिल सकता है, और पैलार हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और देखना है तो सबसे बढ़िया क्या है, हमारी आंखों में जो लोअर पैल्पेबल कंजेक्टिवा होता है, लोअर पैल्पेबल कंजेक्टिवा जो होता है, आप उसमें पैलार देख सकते हो। आप पाम्स में देख सकते हो पैलार, है ना, आप कोई भी म्यूकोजा में देख सकते हो, पर बेटर है लोअर पैल्पेबल कंजेक्टिवा में आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्यों हो रहा है इस पेशेंट में? इस पेशेंट में होगा हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक एनीमिया। बट इस पेशेंट में हीमोलिटिक एनीमिया तो होगा, बट कुंभ नेगेटिव हीमोलिटिक एनीमिया है। कैसा है? कुंभ नेगेटिव हीमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि कोई एंटीबॉडी नहीं है जो हीमोलिसिस करा रही है, ठीक है, कोई एंटीबॉडी नहीं है जो हीमोलिसिस करा रही है, ठीक है। बट क्या हो रहा है कि जैसे हमारा जो ब्लड फ्लो जो होता है वो लीवर की तरफ जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि जो जब कॉपर ज्यादा हो रहा है तो हीमोलिसिस करा रहा है ना, तो वो हीमोलिसिस करा रहा है आरबीसी की, जिसके कारण हीमोलिटिक एनीमिया का मैनिफेस्टेशन पेशेंट में डेवलप हो रहा है। हमने सोचा हीमोलिटिक एनीमिया है, एक काम करते हैं इसका कुंभ टेस्ट करवाते हैं, कुंभ नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब तीसरा पॉइंट और क्या इंपॉर्टेंट है, देखो आजकल जो एग्जाम में आपसे विल्सन डिजीज तो पूछेगा, पर उस विल्सन डिजीज में हो सकता है वो क्वेश्चन में शुरुआत कैसे करेगा कि एक पेशेंट आया, उसको रेस्टिंग ट्रिमर हो रहे थे। क्या बोला एग्जामिनर ने? बोला कि एक पेशेंट है उसको रेस्टिंग ट्रिमर हो रहे थे, ठीक है। हो सकता है वो बोले कि उसकी स्पीच बिल्कुल क्लियर नहीं थी, हो सकता है उसमें डिसआर्थरिया के फीचर आ रहे हैं, यहां से एग्जामिनर ने क्वेश्चन चालू किया, ठीक है। हो सकता है वो पेशेंट बोल रहा है मतलब क्वेश्चन में बोला कि उसको सलाइवा ड्रूल हो रहा है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा से क्वेश्चन को शुरुआत किया। फिर हो सकता है वो अनीमिया दे दे, अनीमिया दे दे, ठीक है। फिर आपको उसने कुछ नहीं बोला, फिर उसने बोला कि हमने इस पेशेंट का रेस्टिंग ट्रीमर आया, डिसआर्थरिया आया, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा हमको देखने को मिला, और हो सकता है उसके बाद वो एग्जाम में एक आध हिंट दे दे जो आपको लगे कि विल्सन जैसा केस है। तो हो सकता है तो सीरम कॉपर लेवल दे दे, या हो सकता है सेरुलोप्लाज्मिन का लेवल दे दे, है ना, या 24 आवर यूरिनरी कॉपर लेवल दे रहे। तो फिर हमको सोचना है कि हो सकता है ये पेशेंट को अभी भी विल्सन डिजीज हो सकता है अभी भी विल्सन डिजीज हो। अब इसको अपन कैसे सोच रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? जब कॉपर जरूरत से ज्यादा लीवर में इकट्ठा होता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे जो हमारे बेसल गैंग्लिया में जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस है ना, जो लेंटिकुलर न्यूक्लियस है उसको डैमेज करता है, वहां पे जाके वो इकट्ठा होने लगता है लेंटिकुलर न्यूक्लियस पे, ठीक है। जैसे लेंटिकुलर न्यूक्लियस में 2 हिस्से, जैसे आपको याद रखना है ग्लोबस पैलिडस प्लस पुटामेन, तो ये वाले जो पार्ट है इनको कॉपर एक्सेस होकर इनको डैमेज करता है, जिसके कारण पेशेंट में रेस्टिंग ट्रिमर, डिसआर्थरिया, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा वगैरह के मैनिफेस्टेशन आते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एक तो याद रखना है, ग्लोबस पैलिडस और पुटामेन। अब कैसे याद रखोगे, इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया है कि देखो ग्लोब में, ग्लोब मतलब पूरी पृथ्वी, ग्लोब को पुतिन ने लात मार दी। कैसे? ग्लोब
मतलब ग्लोबस पैलिडस, पुतिन, पुटिमिन और मतलब पुटामिन, और लात मार दी से लेंटिकुलर न्यूक्लियस। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि लेंटिकुलर न्यूक्लियस में क्या है, तो ग्लोबस पैलिडस आया, पुटामिन आया, ठीक है। ये दोनों बात याद रखना जरूरी है, ठीक है। और पेलर वाले फीचर्स थे, उनके बारे में भी हमको पूरी क्लैरिटी हो गई, ठीक है। चलो सर, अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमारा इतना भी हो गया। अच्छा, एक और बहुत फेमस है जो एग्जाम में मतलब सब याद रख लेते हैं, कैफ रिंग बोलते हैं ना। अब जो कैफ रिंग होती है वो ठीक है, हमको आंखों में देखने को तो मिलती है कैफ रिंग, ये एक फाइंडिंग है, बट आपको एक बात याद रखना है जो मैं कह रहा हूं कि हाईलाइट कर लो, कैफ रिंग इज नॉट अ पैथोगनोमिक फीचर ऑफ विल्सन डिजीज, मार्क माई वर्ड, नॉट अ पैथोगनोमिक फीचर ऑफ विल्सन डिजीज। कौन? केफ रिंग। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो सब केफ रिंग मत लगाना, केफ रिंग नॉट अ पैथोगनोमिक फीचर है विल्सन डिजीज का। हाँ, बट अगर एग्जाम में आपके सामने कैसे आता है, आपके सामने आ गया कि पेशेंट में केफ रिंग भी है, पेशेंट में केफ रिंग भी है, उसके साथ अगर आपको ये रेस्टिंग ट्रिमर दिख रहा है ना, एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन में रेस्टिंग ट्रिमर दिख रहा है, डिसआर्थरिया दिख रहा है, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा दिख रहा है, तब आपकी 98% सेंसिटिव हो जाती है डायग्नोसिस की कि ओके ये विल्सन की तरफ केस जा रहा है, ठीक है। ये दोनों पार्ट अपने को एक तो याद रखना जरूरी है ना। और क्या हो सकता है, चलो दो अपन ने 3 मैनिफेस्टेशन पढ़े। हाँ भैया, सीरोसिस वाले मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं कॉपर इकट्ठा होने के कारण, कॉपर ज़्यादा होने के कारण हिमोलिटिक एनीमिया कर सकता है, तो पेशेंट पेल हो सकता है कि उसमें न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं विल्सन की बीमारी में, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट हमको क्लियर रखना जरूरी है, ठीक है। ये पेज खत्म हो गया, तो अपन एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। अगला पार्ट क्या है, देखो अब अगला क्लिनिकल फीचर्स हमको और क्या याद रखना है ना। तो अगले क्लिनिकल फीचर्स में एक और बात याद रखना, हो सकता है आपको एक अब और विल्सन डिजीज में एग्जाम में आपको एक नेल दे दे, नेल की एक इमेज दे दे और वो नीले दे दे, ब्लू नेल दे दे। जैसे मान लीजिए ये नाखून है और यहाँ पे ऐसा करके ब्लू नेल दे दिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी याद रखना है हमको कि हम ये जो ब्लू नेल होते हैं ये भी एक फीचर है विल्सन डिजीज का। ब्लू नेल जो है वो किसका फीचर है, विल्सन डिजीज का। और विल्सन डिजीज का अगर ये फीचर है ब्लू नेल, उसको अपन क्या बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं एज्यूर ल्यूनेलेई। क्या बोलते हैं, एज्यूर ल्यूनेलेई, ठीक है। ये वाला पार्ट हमको एक तो याद रखना जरूरी है। अब ये 2 पार्ट क्लियर हो गए कि चलो ठीक है,